वेलकम टू स्टडी पॉलिटिक्स। आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ रेफरेंडम, कि रेफरेंडम क्या होता है, प्लेबिसाइड क्या होता है और इनिशिएटिव क्या होता है। तो आज हम ये तीन चीज़ें देखेंगे और इसके साथ साथ एग्जांपल्स देखेंगे कि रेफरेंडम क्या होता है, तो इसकी मिसाल क्या है, प्लेबिसाइड की क्या मिसाल है और इनिशिएटिव की क्या मिसाल है। तो आज हम ये तीन चीज़ें देखेंगे और इनके बारे में अपने जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करेंगे। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ रेफरेंडम, कि रेफरेंडम क्या होता है। तो रेफरेंडम का मतलब होता है कि मस्ट बी रेफर्ड, यानी कि एक ऐसी चीज़ जिसको रेफ़र किया गया है, किसकी तरफ, लोगों की तरफ। अब ये क्या होता है कि डिवाइस एक ऐसा ज़रिया है विच अलाउ पीपल टू एक्सप्रेस, जो लोगों को अलाउ करता है कि वो इजहार कर सकें किस चीज़ का, देयर अप्रूवल ऑफ अ लॉ विच हैज़ ऑलरेडी बीन अडोप्टेड, यानी कि एक ऐसा लॉ जिसको अडोप्ट कर लिया गया है, उसके बारे में लोगों ने अप्रूव करना है या डिसअप्रूव करना है, बट नॉट पास्ड बाय द लेजिस्लेचर टिल आफ्टर द पॉपुलर असेंट। लेकिन उस कंट्री की जो पार्लियामेंट है जिसने इस लॉ को अडोप्ट किया है, अभी इसको पास नहीं किया। वो पास कब करेंगे, जब लोग उस लॉ के बारे में अपनी अप्रूवल या डिसअप्रूवल देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेफरेंडम एक ऐसी चीज़ के बारे में होता है कि या एक ऐसे लॉज के बारे में होता है जो पहले ही पास कर लिया जाता है। पास करने के बाद अडोप्ट करने के बाद उसे लोगों के सामने रखा जाता है। अगर तो लोग उसे अप्रूव करते हैं तो वो कानून का हिस्सा बन जाएगा, यानी उस कंट्री की जो पार्लियामेंट है वो उसे पास कर लेगी। अगर लोग उसको डिसअप्रूव कर दें तो वो ख़त्म हो जाएगा। हम इसकी एग्जांपल्स में मज़ीद समझेंगे। एक बड़ी जो मशहूर मिसाल है वो ब्रेक्ज़िट के हवाले से भी है। ब्रेक्ज़िट के बारे में आपने सुना है कि जो बरतानिया है, यूनाइटेड किंगडम, वो यूरोप से अलहदा हुआ है और यूरोप से जो अलहदा होने का प्रोसेस है वो रेफरेंडम के ज़रिए हुआ है। यानी पहले इस चीज़ को अडोप्ट कर लिया गया, यानी ये एक सवाल फ्रेम किया गया कि क्या बरतानिया यूरोपियन यूनियन के साथ रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता। तो मेजॉरिटी ऑफ द जो पीपल थे यूनाइटेड किंगडम के, उन्होंने कहा कि जो बरतानिया है उसे यूरोप से अलहदा हो जाना चाहिए। तो उस रेफरेंडम के नतीजे में जो बरतानिया था, यूके था, वो यूरोप से अलहदा हो गया। इसी तरह इसकी और भी मिसालें हैं कि कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ स्विट्ज़रलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, ऑल कॉन्स्टिट्यूशंस अमेंडमेंट, और फ्रांस में भी जो नए कॉन्स्टिट्यूशन है या जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं। यानी पाकिस्तान में या इंडिया में तो ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान या इंडिया में अगर कोई आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी है तो आपके पास 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए। 2/3 मेजोरिटी है तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं। लेकिन स्विट्ज़रलैंड के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर और फ्रांस के अंदर ऐसा नहीं है। वहाँ पे आपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी तब्दीली करनी है तो जो तब्दीली आपने करनी है उस चीज़ को पहले लिखा जाएगा, यानी कि लोगों को बताया जाएगा, लोगों के सामने रखा जाएगा रेफरेंडम के ज़रिए। तो अगर तो लोग ज़्यादा उसके हक़ में वोट देंगे कि हाँ ये अमेंडमेंट होनी चाहिए, तो वो अमेंडमेंट हो जाएगी। अगर लोग उसे डिसअप्रूव करेंगे तो आप कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी तब्दीली नहीं कर सकते। तो ये एक रेफरेंडम की मिसाल है। इसी तरह पाकिस्तान में भी हमें रेफरेंडम की मिसालें मिलती हैं। 19 दिसंबर 1984 को जनरल ज़िया-उल हक़ ने पाकिस्तान में रेफरेंडम करवाया और 30 अप्रैल 2002 को जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने पाकिस्तान में रेफरेंडम करवाया। अब ये आगे इसकी एग्जैक्ट वर्डिंग भी है। ये जो ऊपर वाली वर्डिंग है ये जनरल ज़िया-उल हक़ ने जो करवाया था और ये नीचे वाली वो है जो परवेज़ मुशर्रफ ने करवाया था। अब ये जो पहले वाली है ये बड़ी दिलचस्प है। इसमें ज़िया-उल हक़ पाकिस्तानी लोगों से ये पूछ रहे हैं कि वेदर द पीपल ऑफ द पाकिस्तान इंडोरस, तस्दीक करते हैं, द प्रोसेस इनिशिएटेड बाय जनरल मोहम्मद ज़िया-उल हक़, कि वो वाला प्रोसेस जो जनरल ज़िया-उल हक़ ने शुरू किया है किस सिलसिले में, कि जो लॉज ऑफ पाकिस्तान है इन कन्फर्मिटी विद इंजेक्शन ऑफ इस्लाम एज़ लेड डाउन इन द होली कुरान एंड सुन्ना ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लम। यानी कि जनरल ज़िया-उल हक़ ने जो एक प्रोसेस शुरू किया है पाकिस्तानी लॉज को कुरान और सुन्नत के मुताबिक लाने में और आप सल्लम की जो सीरत है उसके मुताबिक लाने में, क्या लोग इस प्रोसेस को इंडोर्स करते हैं। तो ये एक रेफरेंडम के लिए सवाल रखा गया लोगों के सामने। इसी तरह परवेज़ मुशर्रफ ने ये वाला सवाल सामने रखा। आप इसको पढ़ सकते हैं। बेसिकली ये मेरा टॉपिक नहीं है, मेरा मकसद आपको कॉन्सेप्ट देना है कि रेफरेंडम क्या होता है। तो ये चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। तो एज़ एन एग्जांपल आप ये देख सकते हैं, इधर मैंने आपको स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया के हवाले से बताया कि वहाँ पे आपने कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली करनी है तो लोग उसको अप्रूव या डिसअप्रूव करेंगे। इसी तरह पाकिस्तान की मिसालें भी हमारे सामने हैं। तो ये होता है रेफरेंडम, बेसिकली आसान सी चीज़ है। इसको हम आगे देखते हैं कि प्लेबिसाइड क्या होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट इज़ प्लेबिसाइड, कि प्लेबिसाइड क्या होता है। प्लेबिसाइड इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ रेफरेंडम, यानी ये भी रेफरेंडम की एक टाइप है लेकिन स्पेशल टाइप है। क्यों? क्योंकि इसमें हर मसला आप लोगों के सामने नहीं रख सकते। इसमें क्या होता है, सम इम्पोर्टेंट पब्लिक क्वेश्चन इज़ सबमिटेड टू द पॉपुलर वोट, यानी कि जो अहम पब्लिक क्वेश्चन होता है उसको रखा जाता है। अंडरटेकन टू अलाउ अ नेशनलिटी और माइनॉरिटी ग्रुप टू डिटरमाइन देयर पॉलिटिकल डेस्टिनी,
अब इसकी परफेक्ट मिसाल हमें मिलती है कश्मीर के हवाले से। ये नीचे जो मैंने एग्जांपल भी लिखी है कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने 21 अप्रैल 1948 को एक रेजोल्यूशन पास की जिसका नाम है रेजोल्यूशन 47। इसको आप देख भी सकते हैं मज़ीद इसके बारे में। इस रेजोल्यूशन में ये बात पास की गई कि दोनों पाकिस्तान और इंडिया कश्मीर से जो अपनी फोर्सेस हैं वो बाहर निकालेंगे और उसके बाद कश्मीर में एक प्लेबिसाइट होगा। क्या होगा? प्लेबिसाइट होगा। और प्लेबिसाइट के ज़रिए जो कश्मीरी पीपल हैं वो इस बात को डिटरमाइन करेंगे क्या है कि वो इंडिया के साथ जाना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। जो भी लोग फ़ैसला करेंगे उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अब इसमें जो अहम चीज़ है वो क्या है? ये जैसे मैंने लिखा है कि अंडरटेकन टू अलाउ अ नेशनैलिटी और माइनॉरिटी ग्रुप टू डिटरमाइन देयर पॉलिटिकल डेस्टिनी। प्लेबिसाइट में ऐसा होता है कि जो डिसीजन आप एक बार ले लेते हैं फिर उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर कश्मीरी पीपल अगर डिसाइड करते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं तो ये फिर दोबारा वो रिवर्स नहीं कर सकते कि नहीं अब हमने पाकिस्तान के साथ नहीं इंडिया के साथ जाना है, या वो इंडिया के साथ जाना चाहते हैं तो कल को वो ये नहीं कह सकते कि हमने पाकिस्तान के साथ आना है। तो प्लेबिसाइट में एक चीज़ यानी जो आपकी जो नेशनैलिटी है और जो पॉलिटिकल डेस्टिनी है उसका फ़ैसला कर लिया जाता है कि आप किसके साथ हैं। जबकि जो पीछे हमने रेफरेंडम देखा उसमें ऐसा नहीं होता। रेफरेंडम में लाज होते हैं जो कि चेंज हो सकते हैं, आज कोई लाए कल को कोई लाए। तो कोई भी ला आप लोगों के सामने रख सकते हैं, लोग उसको प्रूव करते हैं, ठीक है, डिसअप्रूव करें तो ठीक है। आप 5 साल बाद दोबारा फिर वही बात दोबारा लोगों से पूछ लें, लोग उसको प्रूव करें डिसअप्रूव करें, वो चलता रहेगा। लेकिन प्लेबिसाइट में ऐसा नहीं होगा। प्लेबिसाइट में जो चीज़ एक बार डिसाइड होगी वो होगी। तो इस सिलसिले में जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 47 है ये बड़ी अहम है कि जिसमें यूनाइटेड नेशन ने वाज़ह तौर पर यह कहा हुआ है कि कश्मीर के अंदर प्लेबिसाइट होगा और कश्मीरी पीपल इस बात का फ़ैसला करेंगे कि वो इंडिया के साथ जाना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। तो ये होता है बेसिकली प्लेबिसाइट। इसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज़ इनिशिएटिव, कि इनिशिएटिव क्या होता है। अब इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड ऑफ लेजिस्लेशन बाय पीपल। पीछे जो हमने पढ़ा रेफरेंडम और प्लेबिसाइट वो भी मेथड ऑफ लेजिस्लेशन है लेकिन वो इनडायरेक्ट है। अब ये जो इनिशिएटिव है ये डायरेक्ट है क्योंकि जो लोग होते हैं वो डायरेक्ट इसमें इनिशिएटिव लेते हैं, लोग खुद इसमें आते हैं। लेजिस्लेशन फॉर दोज लाज फॉर विच देयर इज़ अ पॉपुलर डिमांड, यानी इनिशिएटिव में उस चीज़ के बारे में लेजिस्लेशन की जाती है जिसके बारे में पॉपुलर डिमांड हो, यानी लोग समझें कि ये लाभ बनना चाहिए। अब जो पाकिस्तान जैसे कंट्री, पाकिस्तान या इंडिया जैसे जो कंट्रीज़ हैं इसमें जो आम लोग हैं इनको उस तरह से सामने नहीं रखा जाता। पार्लियामेंट के अंदर जो लोग बैठे होते हैं उनको जो लगता है कि एक लाभ बनना चाहिए या ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तब्दील होनी चाहिए तो वो उसको अपने हिसाब से लेकर चलते हैं। लेकिन इनिशिएटिव में क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो ये चीज़ सामने लेकर आते हैं कि ये वाला लाभ बनना चाहिए या इस लाभ को इस तरह से तब्दील करना चाहिए। अब इसमें क्या होता है कि जो कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं उसके अंदर ये लिखा होता है राइट ऑफ पीपल टू मेक अ लॉ, यानी लोगों का जो राइट है कि वो कानून को बना सकें ऑन द प्रपोजल ऑफ अ प्रिस्क्रिप्ट नंबर ऑफ सिटीजन्स एज लेड डाउन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस चीज़ का मैकेनिज़्म लिखा होता है कि कितने लोग आएँ तो वो इनिशिएटिव ले सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है 5-10 लोग आएँ और वो कहें कि कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली कर दो तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो प्रिस्क्रिप्ट नंबर ऑफ़ सिटीजन्स होते हैं कि कम से कम इतने होने चाहिए। अब इसकी जब मैं आपको आगे एग्जांपल बताऊंगा यहाँ पे तो आपको वाज़ह तौर पे और समझ आएगा। इससे पहले हम देखते हैं कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इनिशिएटिव भी होता है। डायरेक्ट इनिशिएटिव क्या होता है कि इसमें प्रपोज्ड लॉ इज़ डायरेक्टली सबमिटेड टू द पॉपुलर वोट, कि जो भी आपने लॉ बनाना होता है उसको डायरेक्ट आप लोगों के सामने रखते हैं, यानी पार्लियामेंट के अंदर नहीं लेके जाते। जैसे कि इनडायरेक्ट में है कि फर्स्ट सबमिटेड बिफोर लेजिस्लेचर, के पहले आप पार्लियामेंट में रखते हैं बाय द प्रिस्क्रिप्ट नंबर ऑफ सिटीजन्स विच प्रिपेयर एंड देन, और फिर उसको लोगों के सामने रखा जाता है। यानी कि जो लोग होते हैं इनडायरेक्ट में वो पहले एक लॉ को पार्लियामेंट के अंदर सामने रखते हैं। पार्लियामेंट के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव बैठे होते हैं वो उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते हैं, ड्राफ्ट करते हैं। ड्राफ्ट करने के बाद फाइनली वो उसको लोगों के सामने रखते हैं और फिर लोग उसे येस या नो की फॉर्म में अप्रूव या डिसअप्रूव करते हैं। लेकिन डायरेक्ट इनिशिएटिव में ऐसा नहीं होता। डायरेक्ट में जो लोग होते हैं वो उसे पहले लेजिस्लेचर के सामने नहीं रखते बल्कि अपने तौर पे जैसा भी वो बनाए उसे डायरेक्ट लोगों के सामने रखते हैं और उसके बाद उसको पास या ये फेल करते हैं। अब ये नीचे एग्जांपल देखने से पहले इससे रिलेटेड एक और चीज़ है, और इससे रिलेटेड चीज़ फार्मूलेटिव एंड इन जनरल टर्म्स है। यानी फार्मूलेटिव रेफरेंडम एक होता है जिसमें क्या होता है कि इनिशिएटर प्रिपेयर इट इन द फॉर्म ऑफ अ कंप्लीट बिल, यानी वो लोग वो सिटीजन्स जो लॉ बनाना चाह रहे हैं वो उसको कंप्लीट बिल की फॉर्म में बनाएंगे और उसके बाद वो लोगों के सामने रखेंगे। जो लेजिस्लेचर होगा वो उसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकता।
और जो जनरल टर्म्स हैं उसमें इनिशिएटर मेरली मेक अ डिमांड इन जनरल टर्म, यानी कि जो सिटीजन्स हैं वो सिर्फ डिमांड रखेंगे कि ये लॉ बनना चाहिए। उसके बाद ड्यूटी ऑफ लेजिस्लेचर टू प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ पीपल। इसमें क्या होगा कि जो लोग हैं वो लेजिस्लेचर्स को बताएंगे जाके कि हमारी ये डिमांड है, इसको पूरा करना चाहिए। और उसके बाद जो लेजिस्लेचर है वो लॉ को ड्राफ्ट करेगा और ड्राफ्ट करने के बाद फिर उसको लोगों के सामने रखा जाएगा। तो फार्मूलेटिव में जो लेजिस्लेचर है उसका कोई रोल नहीं होता लॉज को बनाने में, यानी फ्रेम करने में, ड्राफ्ट करने में। और जनरल टर्म्स में जो लेजिस्लेचर होता है उसका बड़ा एक रोल होता है। लेकिन दोनों सूरतों में जो इनिशिएटर होते हैं वो सिटीजन्स होते हैं। सिटीजन इस चीज़ को आगे लेके बढ़ते हैं। अब पीछे हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी देखते हैं कि स्विट्ज़रलैंड के अंदर कम से कम 1 लाख लोग अगर हों तो वो इनिशिएटिव ले सकते हैं, यानी 1 लाख से कम होंगे तो वो जाके ये नहीं कह सकते कि हम ये लॉ बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते। कम से कम 1 लाख होंगे। अब इसकी हम एक मिसाल देखते हैं। स्विट्ज़रलैंड के अंदर नवंबर 29, 2009 को एक रेफरेंडम पास हुआ। ये रेफरेंडम मिनारत बैन इनिशिएटिव के नाम से जाना जाता है। यानी कि इस रेफरेंडम में ये चीज़ थी कि स्विट्ज़रलैंड के अंदर जो मसाजिद थी उसके ऊपर जो मीनार बने होते हैं, यानी आपने देखा है कि मुसलमानों की जो मस्जिदें होती हैं उसके ऊपर मीनार लाजमी बना होता है। और स्विट्ज़रलैंड के अंदर भी कुछ मसाजिद थी और उस वक़्त सिर्फ 4 मसाजिद थी स्विट्ज़रलैंड के अंदर। तो स्विट्ज़रलैंड के अंदर जो सिटीजन्स थे, यानी कम से कम 1 लाख जो सिटीजन था, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि स्विट्ज़रलैंड के अंदर जो मसाजिद हैं तो उनके ऊपर जो मीनार बना होता है उस मीनार पर बैन लगाया गया कि मिनारत बैन इनिशिएटिव के मसाजिद के अंदर जो मीनार है वो नहीं बनना चाहिए। तो 1 लाख जो वैलिड सिग्नेचर्स थे वो उन्होंने हासिल किए, यानी जो 1 लाख सिटीजन्स थे वो इकट्ठा हुआ। और स्विट्ज़रलैंड के अंदर जो 57.5% लोग थे उन्होंने कहा कि मतलब कि जो मीनार है वो नहीं बनना चाहिए। और जो 42.5% लोग थे उन्होंने कहा कि यानी इन्होंने इस चीज़ को अपोज़ किया। तो काफ़ी हमें ये क्लोज चीज़ लगती है। लेकिन बहरहाल एक मतलब ये अजीब सी चीज़ हमें लगती है कि मसाजिद के ऊपर जो मीनार हैं उसको बनाने के लिए उसको बैन किया गया। और इस सिलसिले में जो स्विट्ज़रलैंड की पार्लियामेंट थी उसने इनिशिएटिव नहीं लिया, बल्कि जो पॉपुलर लोग थे कम से कम 1 लाख, जिस तरह मैंने लिखा है कि उन्होंने सिग्नेचर हासिल किया बाकायदा तौर पर, उन्होंने इस चीज़ के बारे में इनिशिएटिव लिया। और इस सिलसिले में वहाँ पर जो रेडिकल पार्टीज़ थी वो भी ज़ाहिर सी बात है सरगर्म थी। बहरहाल ये मेरा टॉपिक नहीं है कि ये मसला क्या था, क्यों हुआ, कैसे हुआ। बहरहाल ये इनिशिएटिव की एक अच्छी मिसाल है कि जब लोगों ने इनिशिएटिव लिया तो उसके बाद इस चीज़ को लोगों के सामने रखा गया और लोगों ने इसको 57.5% से अप्रूव किया। और अब स्विट्ज़रलैंड के अंदर ये लॉ है, कानून बना हुआ है कि आप मस्जिद के ऊपर मीनार नहीं बना सकते। तो ये होता है बेसिकली इनिशिएटिव। तो ये था इनिशिएटिव के हवाले से। इससे पहले हमने प्लेबिसाइड के हवाले से देखा और उससे पहले हमने रेफरेंडम के बारे में देखा। तो आज हमने इन 3 चीज़ों के बारे में देखा है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के बाकी कॉन्सेप्ट्स, पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, पब्लिक ओपिनियन क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस क्या होती है, स्टेट क्या होती है, इंटरनेशनल रिलेशंस के कॉन्सेप्ट्स, उसकी थ्योरीज़, और इसके अलावा बाकी जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड जनरल कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरी बाकी वीडियोज़ भी देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने का शुक्रिया।